हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो है इन्वेंटरी मॉडल्स, मींस इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हाँ बेटा, इन्वेंटरी मैनेजमेंट बेसिकली इन्वेंटरी का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। जैसे मैंने क्लास में ही बताया था कि इन्वेंटरी का मतलब होता है स्टॉक। ठीक, आसान अल्फाज में स्टॉक कह सकते हैं सब, कि स्टॉक जो मैनेज किया जाता है ना, कि आपके पास कुछ सामान ला के आपने रखा अपनी शॉप पर, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे, जहाँ पे आप जो है वो मजीद आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उस स्टॉक को कैसे मैनेज किया जाए। ठीक, जाहिर सी बात है, अगर कोई एक शॉपकीपर है, उसने अपने पास ला के सामान रखा है। अब ऐसा तो नहीं वो होगा कि कस्टमर आए और उसके पास सामान ना हो। मतलब उसको इतना सामान तो ला के रखना पड़ेगा कि कस्टमर आए तो रिफ्यूज ना हो, कस्टमर खाली हाथ वापस ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर एक बार कस्टमर खाली चला गया, उसके वो सामान नहीं मिला, तो अगली बार वो नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि वो किसी और शॉप को तलाश करेगा। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। तो वैसे इन्वेंट्री के मॉडल अलग अलग होते हैं, हर इन्वेंट्री के मॉडल की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं जनरल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ। जनरल रिक्वायरमेंट ये है कि भाई अगर आपके पास उसको सामान नहीं मिलेगा, तो वो किसी और जगह जाएगा। कि बर्गर शॉप है तो बर्गर वाला अपने पास बर्गर ला के रखेगा, बर्गर ही नहीं हुए और कस्टमर आया तो बर्गर लेने तो नहीं भेजेगा ना बंदे को उस वक्त। इसमें दो नुकसान होंगे। एक तो अगर वो उसी वक्त, जैसे ही कस्टमर आया और वो जो है उसी वक्त जो है ऑर्डर दे के बर्गर लेने के लिए भेज रहा है, अपने बंदे बन लेने के लिए भेज रहा है, तो उसको होगा क्या है कि कस्टमर की मतलब का सामने उसका कस्टमर को टाइम ज़्यादा लगेगा, कस्टमर वेट कर रहा होगा, वो हो सकता है चले जाए। और दूसरा ये है कि इसका खर्चा ही बढ़ जाएगा, पेट्रोलिंग वगैरह पे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस इन्वेंट्री मॉडल्स के सबसे मेजर पोर्शन क्या होता है इसके अंदर, आपको होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। सेटअप कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? सेटअप कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि आप ऑर्डर देते वक्त जो है, आपने सामान जब मंगवाते हो, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन में चार्जेस जो आते हैं, वो क्या आते हैं, सारे के सारे सेटअप चार्जेस होते हैं। ठीक है। चलो खैर, डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी हम मजीद। तो इन्वेंट्री को किस तरह डिफाइन किया है बेटा? इट मे बी डिफाइंड एज अ स्टॉक ऑफ गुड्स, कमोडिटीज एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज दैट आर स्टोर्ड or reserved in order to ensure a smooth and efficient running of business affairs. इसके ना कुछ बेसिक डेफिनेशन है बेटा। लीड टाइम, लीड टाइम क्या होता है? इट इज ई टर्मिनोलॉजी यूज होंगी। इट इज अ टाइम डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ स्टार्ट ऑफ ऑर्डर रिसीविंग। इट इज डिनोटेड बाई एल। मतलब लीड टाइम वो होता है कि आपने ऑर्डर आपने प्लेस किया, ठीक है, टाइम लाइन पे। फॉर एग्जांपल टाइम लाइन है, टाइम लाइन पे मैंने इधर ऑर्डर प्लेस किया, तो ऑर्डर फौरी तो दिन मिलना शुरू हो जाएगा ना। कंपनी आप जिस आगे आपने फॉर एग्जांपल कहीं पर कोई ऑर्डर दिया है, आपने लकड़ी के ब्लॉक्स लॉग्स मंगवाए हैं, तो जब ऑर्डर दोगे, तो ऑर्डर के बाद वो कंपनी वाले, अगर आपने 10,000 का ऑर्डर दिया है, 10,000 आइटम्स का, तो वो आपसे टाइम मांगेंगे कि भाई एक हफ्ता लगेगा हमें प्रोडक्शन करने पे, एक हफ्ते बाद हम आपको सप्लाई देनी शुरू करेंगे। तो यहाँ से सप्लाई देनी शुरू करें, स्टार्ट जो है ना रिसीविंग, आपको ऑर्डर इस पॉइंट से मिलना शुरू होगा। तो आपने ऑर्डर इस पॉइंट पे किया था, तो ये क्या है, आपके पास लीड टाइम है। ठीक है, ये ऑर्डर टाइम आ गया आपके पास जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, ऑर्डर प्लेसिंग टाइम। और ये क्या है, ऑर्डर स्टार्ट रिसीविंग टाइम। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, स्टार्ट रिसीविंग ऑर्डर, ऑर्डर मिलना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो ऑर्डर फौरी में मिल जाए, ये और बात है। हम ये वो चीज़ डिस्कस नहीं कर रहे कि ऑर्डर मिलने के बाद एकदम से आपकी इन्वेंट्री फुल हो गई, पूरा पूरा ऑर्डर एक साथ आ गया, यही पॉसिबल है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ऑर्डर पूरा एक साथ नहीं आया, बल्कि ग्रेजुअली आपके पास ऑर्डर फिल होना शुरू हुआ, कंपनी वालों ने आपको थोड़ा थोड़ा करके आइटम भिजवाने शुरू किए। तो ये एक अलग सिनेरियो है कि इसके बाद क्या होगा, ऑर्डर रिसीविंग एक साथ हो जाएगी या किस्तों में होगी। लेकिन ये जो बीच का टाइम इंटरवल है, ये कहलाता है आपका लीड टाइम। अच्छा, रिप्लेनिशमेंट टाइम क्या होता है? रिप्लेनिशमेंट टाइम ये होता है
टाइम डिफरेंस बिटवीन स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम ऑफ रिसीविंग ए कंप्लीट ऑर्डर। मीन्स कि ये ऑर्डर रिसीविंग के बाद अब जो है अगर आपके पास कंप्लीट ऑर्डर ऑर्डर होने में, इन्वेंट्री को फुल होने में इतना टाइम लग रहा है, तो ये टाइम क्या आएगा, कहलाएगा रिप्लेनिशमेंट टाइम। यहाँ से स्टार्ट ऑर्डर रिसीव होना शुरू हो गया और यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर, पूरा ऑर्डर रिसीव हो गया। आपने 10,000 आइटम मंगवाए थे, उसने क्या किया, 20-20 हज़ार आइटम करके आपको ग्रेजुअली सप्लाई करनी शुरू की, मतलब थोड़े थोड़े आइटम सप्लाई करने शुरू किए। ठीक, तो इस तरह उन्होंने 10,000 आइटम पूरे कर दिए। तो ये जो है आपके पास कहलाएगा, आपके पास एंड रिसीविंग, इस पॉइंट पे आके ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये टाइम कहलाएगा रिप्लेनिशमेंट टाइम। ठीक है, कभी कभार ऐसा भी होता है, इसमें ऐसे मॉडल भी होते हैं जहाँ पे पूरा ऑर्डर एक साथ मिल जाता है। जैसे आपने अगर शॉप पे बर्गर मंगवाए हैं, बन मंगवाए हैं, ठीक है, आपने कहा कि 200 बन ले आओ अपने बंदे से, तो 200 बन एक साथ लग के ले आएगा गाड़ी के अंदर, तो आपको ऑर्डर जो है एक साथ ही रिसीव हो जाएगा, पूरा पूरा ऑर्डर ग्रेजुअली रिसीव नहीं होगा। ठीक। अच्छा, फिर ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ। ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ क्या होती है बेटा? ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ ये होती है कि आपने जब ऑर्डर प्लेस किया है, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स के दरमियान टाइम डिफरेंस। ठीक, टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ टू सक्सेसिव ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ, राइट। हाँ बेटा, तो ये आपके पास इस तरह से ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ आ गया, ये टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर्स। और रीऑर्डर पॉइंट क्या है? ये लेवल ऑफ एंट्री, इन्वेंट्री, लेवल ऑफ इन्वेंट्री when the order should take place, order should take place, मतलब ऑर्डर किस टाइम पे किया जाए, ये वो इन्वेंट्री लेवल है, राइट। किस लेवल पे ऑर्डर प्लेस किया जाए, मतलब आपके पास 10 आइटम हो तो आप ऑर्डर प्लेस कर दें, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्डर प्लेस करेंगे तो लाजमी नहीं है हमारे पास, कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऑर्डर फौरी तौर पर नहीं आएगा, आपके इन्वेंट्री जो है वो आपको फ्यूचर की डेट मिल जाए, कंपनी जो है आपको फ्यूचर की डेट प्रोवाइड कर देती है कि भाई 1 महीने बाद हम आपको ऑर्डर कर देंगे, 1 हफ्ते बाद ऑर्डर आपको पूरा शिप कर देंगे। तो वो 1 हफ्ता आप कैसे निकालोगे, आपके पास कस्टमर ही नहीं होंगे तो, ओ सॉरी, आइटम ही नहीं होंगे, तो कस्टमर जब आएगा तो उसे क्या आप क्या दोगे? कस्टमर का रिफ्यूज तो करना गलत है ना। इस तरह आपके कस्टमर, आपके जो है वो सेल खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आपको रीऑर्डर पॉइंट डिसाइड करना पड़ता है कि भाई मेरे पास अगर 10 आइटम मौजूद हो तो मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगा, ताकि जब तक वो ऑर्डर आएगा उस तक 10 आइटम जो है मेरा काम चलाते रहेंगे, मेरी शॉप चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, राइट। अच्छा, इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट कितने टाइप्स की होती हैं? सेटअप कॉस्ट और प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये आप जब ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर प्लेस करते वक्त जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वन टाइम कॉस्ट होती है, जो कि एक बार ऑर्डर करने पे आपको इनकर होती है। ठीक है, इसका डिनोट किससे करेंगे? हम के से डिनोट करेंगे। और ये वन टाइम होती है, एक ही बार अकर होती है जब भी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। और ये नंबर ऑफ आइटम से इंडिपेंडेंट होती है। मीन्स कि आप एक आइटम करो तब भी इतनी ही कॉस्ट लगेगी, कि और 10 आइटम करोगे तब भी इतनी ही कॉस्ट लगेगी, 100 आइटम करेंगे तब भी इतनी कॉस्ट लगेगी। मतलब ये जो है नंबर ऑफ आइटम से इंडिपेंडेंट होती है, तो इसको हम सेटअप कॉस्ट कहते हैं, या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या होती है बेटा? होल्डिंग कॉस्ट ये होती है कि ये आइटम पे और टाइम पे, दोनों पे डिपेंड करती है। मतलब आपने कितने आइटम कितने टाइम के लिए स्टोर किए। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने स्टोरेज टैंक में, मतलब आपने स्टोरेज कंटेनर बनाया हुआ है, डीप फ्रीजर है आपका, डीप फ्रीजर में कम आइटम सेव करोगे, तो इस पे जो आपके पास स्टोरेज कॉस्ट होगी वो कम आएगी, क्योंकि आपकी एनर्जी कम कंज्यूम होगी। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम कम है, और कितने, अगर आपने एक दिन तक स्टोर किया तो खर्चा कम आएगा, 2 दिन तक स्टोर करेंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा। तो टाइम भी डिपेंड कर रही है होल्डिंग कॉस्ट, और नंबर ऑफ आइटम से डिपेंड करती है। ठीक है, लाजमी नहीं है नंबर ऑफ आइटम में डिपेंड करे,
जनरली नंबर ऑफ आइटम पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। और कभी कभी ये परचेजिंग कॉस्ट पे भी डिपेंड कर रही होती है। तो होल्डिंग कॉस्ट, तो उसी लिहाज से जो है ना, हम बता सकते हैं ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि किस तरह से डिपेंड कर रही है हो, ठीक है। और उसके बाद परचेजिंग कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट का डिनोट करते हैं हम सी नॉट से। और ये क्या होता है, पर आइटम, जितने आइटम होते हैं हमने परचेज करने हैं उस आइटम में डिपेंड कर रहा है। जाहिर सी बात है, एक आइटम अगर 10 रुपए का है, आप 10 आइटम मंगवाओगे तो 10 × 10 100 रुपीज ही होंगे ना। तो ये क्या है, इसकी परचेजिंग कॉस्ट नंबर ऑफ आइटम पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब आपने 10 आइटम मंगवाए और साथ में जो है एक्स्ट्रा कुछ आपको पेट्रोल खर्च हो गया उसके अंदर, ठीक है, पेट्रोल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, सेटअप कॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि वो पूरे ऑर्डर के लिए एक ही बार है, उसमें 10 आइटम मंगवाए या आप 100 आइटम मंगवाए या एक आइटम मंगवाए, पेट्रोल का खर्चा तो उतना ही होगा। बाइक तो पेट्रोल उतना ही खर्च करेगी, तो वो क्या आ जाएगी आपके पास, सेटअप कॉस्ट। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो ये होल्डिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और ये सेटअप कॉस्ट, ये बेटा 3 किस्म की कॉस्ट है इसके अंदर। बेसिक कॉस्ट आपकी यूज होती है। अभी पहला मॉडल है, मॉडल नंबर 1, क्लासिकल इकोनॉमी ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। बहुत ही पॉपुलर मॉडल है, इसका सिंपलेस्ट मॉडल पहले पढ़ते हैं हम, उसके बाद इसको कॉम्प्लिकेट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। सिंपलेस्ट मॉडल जो है मॉडल 1, पहला मॉडल जो है इसका, उसमें क्या है कि डिमांड रेट डिटर्मिनिस्टिक हम अज्यूम किया है। हमने क्या अज्यूम किया है कि डिमांड रेट आपकी डिटर्मिनिस्टिक है। मीन्स कि हमने यहाँ पे फॉर सिंपलिसिटी अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास एनुअली या मंथली या वीकली बेसिस पर डिमांड जो है फिक्स है, उसका रेट फिक्स्ड है, एक ही रेट से, कांस्टेंट रेट से होगी। मतलब डेली आपके पास 100 बर्गर्स की डिमांड है बर्गर शॉप पे, ठीक है। किसी जो आपके पास टेक्सटाइल मिल पे जो आपके पास अज्यूम कर लिया है कि भाई उसकी डेली डिमांड जो है वो 100 रोज है, रोजाना 100 रोज को सप्लाई करने हैं कस्टमर्स को। कस्टमर्स जो आएंगे वहां पर 100 रोज तो बिक ही आते हैं एग्जैक्टली। मतलब कांस्टेंट रेट हम पता हो, जनरली होता नहीं है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया फॉर सिंपलिसिटी। ठीक है, साइसेस तो हम उससे मुश्किल बनाएंगे ना बेटा, एकदम से मुश्किल मॉडल पे तो नहीं आएंगे। पहले सिंपल मॉडल बनाएंगे, फिर ऐसे ऐसे हम डिफिकल्ट करते जाएंगे। और साथ में क्या है, रिप्लेनिशमेंट रेट इज इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट डिमांड रेट है, और जब आइटम आप ऑर्डर करोगे तो पूरा ऑर्डर एक साथ आ जाएगा आपके पास। ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर किस्तों किस्तों में आ रहा है। आपने 100 रोल मंगवाया है तो कंपनी वाले बोलेंगे भाई नहीं, हम 100 रोल से भी नहीं दे सकते, आपको 10 रोल भिजवा रहे हैं, फिर टेल कल भिजवाएंगे, या फिर 50 उसके बाद भिजवाएंगे, फिर 40 भिजवाएंगे। इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। कंपनी वाले आपको पूरे 100 रोल एक साथ भिजवा देंगे, जितना भी ऑर्डर करोगे एक साथ पूरा पूरा आ जाएगा, ये हमने अज्यूम कर लिया इसके अंदर। उसके बाद नो शॉर्टेजेस आर अलाउड। शॉर्टेजेस अलाउड ना नहीं, मतलब हम ऐसा मॉडल कर रहे हैं जिसके अंदर कस्टमर को शॉर्टेज हम बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाले। हम नहीं करेंगे, हम नहीं कभी से हम ये नहीं चाहते कि कस्टमर को किसी कीमत में मना करें, ठीक है, कि भाई आपके पास आइटम मौजूद नहीं है। अच्छा, कोई हर मॉडल में ऐसा नहीं होता, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जहाँ शॉर्टेज अलाउड होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार कार की डिलीवरी होती है, कार आप परचेज करने जाओगे तो वहाँ पर आप कार जो है, ज़रूरी नहीं कि रेडीमेड आपको उसी वक्त तैयार मिल जाए। आपको वहां पे हो सकता है कि वो जो कार्स वहां खड़ी हों, वो कार्स ऑलरेडी दूसरों के लिए बुक होंगी, तो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, और फिर वो आपको टाइम देंगे, उस टाइम पे तो ये शॉर्टेज हो गई ना। सो जब आप गए तो कार आपको नहीं मिल रही है, वहां पे आपको ऑर्डर प्लेस करके आना पड़ रहा है, फिर आपको 2 महीने बाद की डेट मिल रही है। तो ये क्या है, आपके पास शॉर्टेज अलाउ हो गई है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, उसकी होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी जो है उसे स्टोर नहीं करना चाहती कार को अपने पास बना के। आप जब ऑर्डर दोगे तो आपके लिए स्पेशल कार बन जाएगी। लेकिन अगर आपको रेडीमेड चाहिए तो फिर आपको जो है ना, वो पहले उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी, वो आपको कार महंगी पड़ेगी, ठीक है, ऑन आपको पे करना पड़ेगा उसका, राइट। चले, उसके बाद फिर अगली तीसरी कंडीशन क्या है बेटा इस मॉडल के अंदर, वो क्या है, लीड टाइम जीरो है। इसमें लीड टाइम जीरो होने का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे फौरन ही ऑर्डर हमको रिसीव हो जाएगा। तो ये सिंपल सा मॉडल है, इसमें 3 कंडीशन है, ठीक है। डिमांड डिटरमिनिस्टिक है, रिप्लेनिशमेंट रेट इज इनफाइनाइट। अच्छा, रिप्लेनिशमेंट रेट इज इनफाइनाइट। रेट जब इनफाइनाइट है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिप्लेनिशमेंट टाइम जो होता है, हमेशा याद रखो, रिप्लेनिशमेंट टाइम जो होता है ये आता है 1/, रिप्लेनिशमेंट रेट। अब यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट इनफाइनाइट है तो 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी का मतलब कितना हो गया, 0।
तो इसका मतलब रिप्लेसमेंट टाइम कितना है, 0 है। मतलब 0 सेकंड के अंदर पूरा पूरा आइटम को एक साथ ही रिसीव हो जाएगा। तो रेट को हमेशा टाइम में कन्वर्ट करना होता है, तो बेटा रेसिप्रोकल करते हैं हम। रेसिप्रोकल करके हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर तो ये आपके पास बेसिक मॉडल है। बेसिक मॉडल का स्ट्रक्चर किस तरह से है बेटा, देखो आपके पास 0 टाइम स्केल पे हमने t = 0 पे हमने ऑर्डर प्लेस किया। ये ऑर्डर कितना प्लेस किया है, Q0। Q0 हाइट का हमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, इतने आइटम मंगवा लिए। फिर आइटम एक कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास डिमांड रेट क्या है, कांस्टेंट है, डी। तो ये डी के रेट से डिक्रीज होंगे ग्रेजुअली। आइटम्स कस्टमर आते आएंगे, आपके पास आइटम कम होते जाएगा, होते आएगा, होते आएगा। जैसे ही आइटम 0 होगा हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अच्छा, 0 होते ही हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसकी वजह ये है कि 0 से पहले अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहें हम, अगर अपना मॉडल ऐसा बनाए कि 0 से पहले ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो ये ऑर्डर बनाना फजूल है। क्योंकि हमको पता है कि ऑर्डर प्लेस करते ही ऑर्डर हमें रिसीव हो जाएगा, तो किसी किस्म की अनसर्टेनिटी तो है ही नहीं कि ऑर्डर हो सकता है ना मिले। नहीं, हमने यहाँ तो अज्यूम किया, एग्जैक्टली अज्यूम किया हुआ, जैसे ही हमारे पास ऑर्डर इन्वेंट्री लेवल 0 होगा, ऑर्डर फौरन हम करेंगे और हमें ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा इन्वेंट्री कॉस्ट पे करनी पड़ जाएगी हमें, ये इतने एक्स्ट्रा आइटम हमेशा होल्ड करके रखने पड़ेंगे अपने पास। तो इस मॉडल के अंदर हमें ये करने की जरूरत नहीं है अपने पास एक्स्ट्रा आइटम, क्योंकि इसमें तो सर्टेनिटी है ना। ये मॉडल जो है बेटा सर्टेनिटी वाले मॉडल है। सर्टेनिटी वाले मॉडल में क्या होता है कि हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। तो सबसे सिंपल मॉडल होता है सर्टेनिटी वाले। इसलिए हम सर्टेनिटी मॉडल पढ़ेंगे पहले, उसके बाद फिर जो है ना प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल भी पढ़े जा सकते हैं इस बुक में। अगला बाद में कोई चैप्टर है प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेंटरी मॉडल्स का, उसमें प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, तो उसमें अनसर्टेनिटी आती है। अभी तो हम सर्टेनिटी अज्यूम करते हुए चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टनेस। जब एग्जैक्टली हमें पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसको कहते हैं हम सर्टेनिटी। और उसके अंदर हम जो अगर मॉडल को यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल, तो सारे मैथमेटिकल मॉडल क्या होते हैं, वो सर्टेनिटी वाले मॉडल होते हैं, वो प्रोबेबिलिस्टिक नहीं होते। लेकिन जब अनसर्टेनिटी आती है, तो अनसर्टेनिटी में भी दो टाइप के मॉडल होते हैं, एक प्रोबेबिलिस्टिक होते हैं, और फिर दूसरी टाइप भी होती है इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन ना हो। तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, तो बेटा इसके लिए हमें अ, अब टोटल हमें होल्डिंग कॉस्ट निकालनी है। तो होल्डिंग कॉस्ट हमें कितने आइटम की पे करनी पड़ेगी, अगर 0 टाइम पे हमें कितने आइटम्स की होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, ये पूरी लेंथ है लाइन की, इतने आइटम्स जो है ना स्टोर करने पड़े t = 0 पे, इनकी होल्डिंग कॉस्ट पे करनी पड़ रही है। फिर कुछ देर बाद जब हम मजीद ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें ये पूरी इन्वेंट्री इसकी होल्डिंग कॉस्ट देनी पड़ रही है। तो ये आपके पास लाइंस है वर्टिकल, इन सबकी होल्डिंग कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी। ये पूरे टोटल आइटम कितने होंगे, ये एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होंगे जिनकी होल्डिंग कॉस्ट मुझे पे करनी पड़ेगी 0 से लेकर A तक, ठीक। T0 टाइम तक, टोटल T0 टाइम है हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल होल्डिंग कॉस्ट कितनी पे करनी पड़ेगी हमें, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB, ये कैसे निकाला जाए, तो ये हमें पता है इसकी हाइट कितनी है Q0 और विड्थ कितनी है T0। तो हमें पता है ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, हाफ Q0 T0। अच्छा, T0 क्या चीज़ है बेटा, ये मैंने बताया। T0 जो है इसके अंदर ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ, ये हमें फाइंड करना है बेटा इस मॉडल के अंदर। ऑर्डरिंग साइकिल लेंथ निकालना है, Q0 निकालना है। Q0 क्या है, कितना ऑर्डर किया जाए। इन्वेंट्री में हमारे पास दो क्वेश्चंस होते हैं जनरली, कि कितना और कब ऑर्डर किया जाए, ठीक। कितना कितना ऑर्डर किया जाए, कितनी कितनी देर बाद ऑर्डर करें कि हमारी टोटल कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो जाए, ये टारगेट होता है। इन्वेंट्री का बेसिक पर्पज ये है कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो अब यहाँ पे हमको T0 और Q0 इन दोनों की वैल्यूज पता करनी है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड कर लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अब निकल गया है, तो होल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, आप होल्डिंग कॉस्ट से। तो ये हाफ Q0 T0 × H, ये बन जाएगा टोटल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी टोटल होल्डिंग कॉस्ट तो आ गई, टोटल होल्डिंग कॉस्ट, लेकिन किस टाइम की आई है, फ्रॉम फॉर फर्स्ट ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर की होल्डिंग कॉस्ट आ गई, पहला ऑर्डर जो है इसकी होल्डिंग कॉस्ट आ गई, अगले ऑर्डर की होल्डिंग कॉस्ट ही आ जाएगी। लेकिन ये एक ऑर्डर की होल्डिंग कॉस्ट आई है। अच्छा, अब ऑर्डर तो अगर हमने कम ज्यादा किया तो जाहिर सी बात है, एक महीने में अगर एक ऑर्डर कर रहे हैं तो ये मंथली कॉस्ट हो जाएगी। अगर एक महीने में मैं दो ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो फिर ये जो है ना बाई वीकली कॉस्ट हो जाएगी। अगर चार चार दफा ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ तो ये जो है आपके पास वीकली कॉस्ट हो जाएगी। तो अभी कॉस्ट तो वीकली निकलेगी, कभी बाई वीकली निकलेगी, कभी डेली भी निकल निकल सकती है अगर ऑर्डर शॉर्ट हो गया तो। हमें तो नहीं पता ना ऑर्डर कितना बड़ा होगा, उसके दरमियान टी नोट की वैल्यू कितनी निकलेगी। तो ये जो टोटल होल्डिंग कॉस्ट है, इससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, इसको अगर मैं ये टोटल होल्डिंग कॉस्ट को अगर टी नॉट से डिवाइड कर दूं, क्योंकि टी नॉट टाइम पीरियड के लिए है ना, ये टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर टी नॉट टाइम पीरियड, फॉर फॉर टी नॉट टाइम पीरियड, टी नॉट टाइम पीरियड के लिए है ये। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस टाइम पीरियड के लिए, उस अगले टाइम पीरियड के लिए भी इतनी होल्डिंग कॉस्ट अज्यूम करेंगे। टी नॉट टाइम पीरियड के लिए है, तो ये बराबर है ये हाफ क्यू नॉट टी नॉट, ठीक है, इंटू एच। अब मैं अगर इसको पर यूनिट टाइम में करना चाहूँ, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम, तो इसके लिए क्या करेंगे, हाफ क्यू नॉट टी नॉट एच ओवर टी नॉट, इसको टी नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो इससे आपका यूनिट टाइम में कितनी कॉस्ट आ रही है वो पता चल जाएगी। तो ये टी नॉट से डिवाइड करेंगे तो हाफ क्यू नॉट एंड एच, ये आ जाएगी टोटल होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है बेटा, चले हम देखते हैं इस बुक में यहाँ पे नोट्स के अंदर क्या हुआ हुआ है। अच्छा, इन्होंने क्या किया पहले, ये जो क्यू नॉट और टी नॉट थे, ये हाफ क्यू नॉट टी नॉट आया है, तो इन दोनों के दरमियान भी एक लिंक मौजूद है, उस लिंक को भी इन्होंने डिस्कस कर लिया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो ये है कि अगर मैं डिमांड रेट जो आपके पास कितना है डी है, ठीक है, अगर डिमांड रेट डी है तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये जितनी तेजी से डिमांड बढ़ती आ रही है उतनी तेजी से इन्वेंट्री आपके पास कम होती आ रही है ना। जैसे जैसे डिमांड आपके पास आती आ रही है, डिमांड बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट है, लेकिन जो है वो जैसे जैसे कस्टमर आते आ रहे हैं आपके पास, कस्टमर का रेट जो है वो डी है, लेकिन ये जो इन्वेंट्री का रेट जो है क्या होगा बेटा, माइनस डी होगा। ठीक है, इसका अपोजिट, ये नेगेटिव स्लोप होगा, स्लोप तो डी होगा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। और ये माइनस डी किसके बराबर होगा बेटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो ये फार्मूला क्या बनता है इसका, y2 - y1, यानी क्यू नॉट माइनस जीरो ओवर जीरो माइनस टी नॉट। और यहाँ से आपके पास क्यू नॉट का फार्मूला आ गया, बड़ा फेमस फार्मूला, क्यू नॉट बराबर होता है डी टी नॉट के। ये बड़ा काम का फार्मूला है, बहुत ज्यादा यूज होता है। इस फार्मूले से क्या फायदा हुआ कि दो वेरिएबल की प्रॉब्लम थी, इसके दो अननोन थे। अब अगर मैं ये फार्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे सिर्फ एक अननोन हो जाएगा, जब क्यू नॉट को रिप्लेस कर दूं टी नॉट से तो मेरे पास एक अननोन हो जाएगा। तो इसको रिप्लेस कर देते हैं बेटा, तो हमने क्यू नॉट की जगह टी नॉट प्लस कर दी, हाफ डी टी नॉट स्क्वायर बन गया। अच्छा, चाहते तो हम इस तरह से टी नॉट की वैल्यू निकाल के ही प्लस कर सकते थे इसके अंदर, तो अगर वो रखते तो फिर क्यू नॉट की फॉर्म में फार्मूला बन जाता। अगर टी नॉट का फार्मूला निकाल, टी नॉट बराबर होता है क्यू नॉट अपॉन डी के, और मैं इसे प्रेस करता तो ये बन जाता हाफ क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट ओवर डी। तो ये क्यू नॉट के हिसाब से फार्मूला बन जाता। तो किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, अभी मैंने टी नॉट के लिहाज से कन्वर्ट किया है, लेकिन बुक में आपके क्यू नॉट का फॉर्म में कन्वर्ट हुआ होगा। ज्यादातर बुक्स में इस को क्यू नॉट का फंक्शन बनाते हैं, टी नॉट को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी टी नॉट में कन्वर्ट किया, तो अभी तो मैं टी नॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपका होमवर्क ये है कि आप क्यू नॉट में कन्वर्ट करके उसका फॉर्मूला ही बनाएंगे। मतलब सेम चीज़ आएगी, कोई खासा फर्क नहीं आएगा, लेकिन जो है आखिर में रिजल्ट सेम ही होगा, लेकिन बीच में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या आएंगे थोड़े से मुख्तलिफ लगेंगे, क्योंकि सारे के सारे रिजल्ट आपके पास क्यू नॉट की फॉर्म में आएंगे। अच्छा, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, ये तो वही निकाला, एच से मल्टीप्लाई करवा दिया जो हमने कहा था।
लेकिन हमने क्यू नॉट के साथ रख के किया था, इन्होंने क्यू नॉट को हटा दिया है, उसके टी नॉट स्क्वायर आ गया, राइट। और उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन टाइम टी नॉट है ये, तो इसको उन्होंने कन्वर्ट किया, अच्छा पर यूनिट टाइम में अभी कन्वर्ट नहीं किया, अभी टाइम टी नॉट के लिए होल्डिंग कॉस्ट निकली है, राइट। फिर उन्होंने तमाम कॉस्ट को आपस में ऐड कर दिया, टोटल कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। उसमें अब एक प्रोडक्शन रन मतलब एक बार जब आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसमें क्या क्या कॉस्ट इनकर होंगी, एक सेटअप कॉस्ट लगेगी बेटा, होल्डिंग कॉस्ट लगेगी टोटल, और परचेज कॉस्ट लगेगी। परचेज कॉस्ट कैसे कंप्यूट किया बेटा, सी नॉट इंटू क्यू नॉट। सी नॉट क्या है, परचेज कॉस्ट पर यूनिट आइटम, हर आइटम की परचेज कॉस्ट, और क्यू नॉट क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो टोटल कॉस्ट आ गई परचेजिंग की, ये सेटअप कॉस्ट आ गई है जो वन टाइम है, उसकी उसके सी नॉट से कोई ताल्लुक नहीं है। और ये आपके होल्डिंग कॉस्ट आ गई कि जो आपने क्यू नॉट आइटम मंगवाए हैं उनको होल्ड करने में कितना खर्चा आएगा फॉर टाइम टाइम पीरियड टी नॉट। अच्छा ये टोटल कॉस्ट कौन सी है, पर प्रोडक्शन रन, यानी पर ऑर्डर कितनी कॉस्ट आ रही है। लेकिन पर ऑर्डर कॉस्ट निकालना तो हमारे लिए इतने काम का नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको टी नॉट से डिवाइड करवा देंगे। जब टी नॉट से डिवाइड करवाएंगे तो ये जो आपके पास बन जाएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट टाइम, सी टी नॉट, और ये के अपॉन टी नॉट, ये हाफ एच डी टी नॉट प्लस, और यहाँ पर सी नॉट डी आ जाएगा, राइट। ये टोटल कॉस्ट पर यूनिट टाइम आ गई। मतलब यूनिट टाइम का मतलब ये हुआ कि ये मंथली कॉस्ट भी हो सकती है, वीकली भी हो सकती है, डिपेंड करता है जो प्रॉब्लम में दी गई है उसका यूनिट क्या है, वो मंथली यूनिट है उसका, वीकली है तो ये वीकली कॉस्ट भी हो सकती है, उसी लिहाज से कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, जिस तरह की प्रॉब्लम हो। अच्छा अब इस कॉस्ट को हमें टोटल मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करें बेटा, इसको इसका डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो कर लेंगे। इसको डिफरेंशिएट किया हमने, डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू जीरो प्लेस किया, और फिर यहाँ से हमने टी नॉट की वैल्यू निकाली, तो टी नॉट आ गया अंडर रूट टू के एच डी। ये क्या आ गया, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ टी नॉट आ गई। ये वो वैल्यू है जहाँ पर आपके पास ये कर्व जो है मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। आप मिनिमाइजेशन चेक करने के लिए आप या तो इसका ग्राफ प्लॉट कर लें या फिर इसका डबल डेरिवेटिव लें, इक्वल उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। जाहिर सी बात है इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मैक्सिमा निकाल, असल में मैक्सिमा, मैक्सिमा तो खैर नहीं, मिनिमा ही निकलेगा, कॉस्ट का ही मिनिमाइज करना है। तो डेरिवेटिव लिया और फिर इक्वल टू जीरो प्लेस करके हमने इसको सॉल्व किया, तो टी नॉट की वैल्यू आई है। अच्छा इसमें जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो आएंगे प्लस माइनस में, लेकिन हमने प्लस वाली वैल्यू कंसिडर की है बेटा, क्योंकि नेगेटिव टाइम तो हो नहीं सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है, टाइम की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, सिर्फ पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, राइट। तो ये है, आप इसको हम ये टी नॉट आ गया, और फिर क्यू नॉट इक्वल टू डी टी नॉट, ये पता है रिलेशनशिप, इसके अंदर टी नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें तो क्यू नॉट की फार्मूला ये आ जाएगा टू के डी ओवर एच। ये ऑप्टिमल फार्मूलाज है, ऑप्टिमल वैल्यूज हैं, ऑप्टिमल वैल्यूज, ठीक है। ये दोनों टी नॉट और क्यू नॉट की ऑप्टिमल वैल्यूज हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऑप्टिमल इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड करनी है तो आपको इतना ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। टी क्यू नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी, टी नॉट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अगर टी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यूज ये रखेंगे तब जाके आपकी इन्वेंट्री ऑप्टिमली मैनेज हो पाएगी इस मॉडल के तहत। अच्छा ये क्यू नॉट और टी नॉट इनमें से जो भी वैल्यू चाहे तो इसमें आप सी नॉट में, सी में रख देंगे। तो जब सी में प्लेस किया तो ये आपके पास सिम्प्लीफाई किया तो सी की वैल्यू ये आ गई, टोटल कॉस्ट ये बन जाएगी, ठीक है। अच्छा देखें इसके अंदर टी नॉट और क्यू नॉट नहीं आ रहे क्योंकि डिपेंड नहीं कर रहा, ये ऑप्टिमल है। अगर ऑप्टिमल वैल्यूज ऑफ हमने टी नॉट एंड क्यू नॉट हमने अज्यूम किया है तो ये ऑप्टिमल कॉस्ट ये आएगी। अगर आपको क्वेश्चन में नॉन ऑप्टिमल वैल्यू भी गिवन हो तो वो कहाँ रखोगे बेटा, वो इस फार्मूले में रखोगे। नॉन ऑप्टिमल वैल्यू अगर पता है तो वो हम इस फार्मूले में रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपको नॉन ऑप्टिमल वैल्यूज और ऑप्टिमल वैल्यू दोनों प्रोवाइड कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ टी नॉट। अगर टी नॉट की ऑप्टिमल वैल्यू प्लेस कर रहे हो तो ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी सी की, और टी नॉट की अगर नॉन ऑप्टिमल वैल्यू प्लेस कर रहे हो तो नॉन ऑप्टिमल वैल्यू मिलेगी सी की। अभी एग्जांपल देखो बेटा, ए मैन्युफैक्चरर हैज टू सप्लाई 12,000 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट पर ईयर। उसके पास मैन्युफैक्चरर के पास डिमांड कितनी है बेटा, 12,000 यूनिट्स पर ईयर की।
और डिमांड इज फिक्स्ड एंड नोन, यानी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज ₹0.20 पर यूनिट पर मंथ। होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आपके पास 0.20 पर मंथ है, पर यूनिट पर मंथ। हर यूनिट को पे कितनी कॉस्ट 0.20 आ रही है और पर मंथ के हिसाब से आ रही है, ठीक है। और सेटअप को प्रोडक्शन कॉस्ट इज 350। सेटअप कॉस्ट आ गई, ये वन टाइम होती है, जाहिर सी बात है। याद रखें, किसी भी कॉस्ट को बचाना हो ना, तो उसके यूनिट देख के बचाना करें। ये सेटअप कॉस्ट के यूनिट क्या दिए हैं? कॉस्ट पर प्रोडक्शन रन। तो हर प्रोडक्शन रन मतलब हर दफा जब ये सेटअप करोगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, तब कॉस्ट आएगी। तो ये क्या है? सेटअप कॉस्ट। अगर लिखा हुआ नहीं भी होता सेटअप कॉस्ट, तो आप समझ जाते हैं सेटअप कॉस्ट है। और इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट में 0.20 पर यूनिट पर मंथ। तो ये पर यूनिट पर मंथ वाली बात होती है, ये हमेशा क्या होती है? होल्डिंग कॉस्ट होती है। क्योंकि दो होल्डिंग कॉस्ट आपको पता है दोनों चीज़ों में डिपेंड करती है, पर यूनिट भी और पर टाइम भी। कितने आइटम्स हमने स्टोर किए और कितने टाइम के लिए स्टोर किए, इन दोनों पर डिपेंड करती है। तो बेटा ये ऑप्टिमम लॉट साइज फाइंड करना है, इसके अंदर ऑप्टिमम शेड्यूलिंग पीरियड फाइंड करना है, मतलब ऑप्टिमम लॉट साइज का मतलब क्यू नॉट फाइंड करना है, टी नॉट निकालना है, और मिनिमम टोटल वेरिएबल ईयरली कॉस्ट। वेरिएबल ईयरली कॉस्ट फाइंड करनी है। अब वेरिएबल ईयरली कॉस्ट क्या होती है? तो बेटा ये चीज जो है ना आपके पास, ये वेरिएबल ईयरली कॉस्ट कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। वेरिएबल कॉस्ट क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके पास ऑप्टिमल पॉलिसीज पर, कि आपने टी नॉट और क्यू नॉट की वैल्यू क्या रखी थी। अगर टी नॉट क्यू नॉट की ऑप्टिमल वैल्यू रखोगे तो ये ऑप्टिमल निकलेगा, अदरवाइज ये जो है ना नॉन ऑप्टिमल भी आ सकता है। मतलब ये जो निकलेगी असल में कॉस्ट यहाँ से निकलेगी ना, ये आपके पास क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और ये जो है आपके पास ये चीज क्या है? ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इसलिए है, हालांकि ये तो आप देख रहे हो डिपेंड कर रहा है सी नॉट पर, लेकिन सी नॉट की वैल्यू अगर बढ़ जाएगी तो ये कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। लेकिन फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? फिक्स कॉस्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे डी कांस्टेंट है, मीन्स के डिमांड रेट जो है, जितनी डिमांड होगी वो तो हमारे अख्तियार में नहीं होती ना। कस्टमर कितने आने वाले हैं वो तो हमारे अख्तियार में नहीं है। वो तो जाहिर सी बात है हमारे बिजनेस के, हमारे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं है। इनडायरेक्टली कंट्रोल तो हो सकता है कस्टमर्स पे, लेकिन डायरेक्टली कंट्रोल तो नहीं है ना। तो इसलिए इसको हम फिक्स कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि इतनी कॉस्ट तो हमें देनी, इनकर करनी ही करनी है। मतलब अगर 100 कस्टमर आने वाले हैं, कस्टमर ने तो हमें दिए हैं, तो हमें एग्जैक्टली 100 आइटम ऑर्डर करने ही करने हैं, तो ये फिक्स कॉस्ट होगी ना। 100 आइटम की कॉस्ट कितनी है? 100 इंटू सी नॉट, उसके हम मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, तो ये फिक्स कॉस्ट है। और ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि ये हमारे इख्तियार में है, हम टी नॉट क्या रखना चाहते हैं। हम अगर 100 आइटम मंगवाने हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई 100 आइटम एक साथ ना मंगवाएं, 10-10 आइटम करके मंगवाएं, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। या 50-50 आइटम करके मंगवाएं, उसमें ज़्यादा फायदा होगा। तो आप हमारे मॉडल में ऐसा हम सोचेंगे, तो ये क्या है आपके पास? वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर ये डेटा लिख लेंगे, इसके प्रॉब्लम का डेटा क्या क्या गिवन है। तो बेटा ये प्रॉब्लम गिवन है, तो इसमें डिमांड रेट क्या हो गया? 12,000 यूनिट्स पर ईयर। अब ये पर ईयर है, तो पर मंथ में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया बेटा? मैंने 12 से डिवाइड करवा दिया। फिर होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट क्या है इसका ना? 0.20 पर यूनिट पर मंथ, ठीक है। और ये सेटअप कॉस्ट 350 पर ऑर्डर। क्यू नॉट पूछा है बेटा, टी नॉट पूछा है और सी पूछा है। तीन चीजें पूछी हैं आप लोगों से। तो अब इसको, हाँ भाई, क्यू नॉट बराबर होता है √2 KD/H। तो ये ऑप्टिमल का फार्मूला है ना, ऑप्टिमल क्यू नॉट का। ऑप्टिमल ही पूछा है हमसे, तो ऑप्टिमल के लिए हम निकालेंगे वैल्यूज। तो 2 इंटू के की वैल्यू 350 रखी है, डी की वैल्यू 1000/H की वैल्यू कितनी है? 0.20। कितना आ गया बेटा? 1870.8 यूनिट्स पर ऑर्डर। तो ये क्यू है, क्यू नॉट जो है ऑर्डर क्वांटिटी है, तो ऑर्डर क्वांटिटी पर ऑर्डर ही होती है। एक बार आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो इतने आइटम मंगवाने होंगे। ये हमने ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकाल ली है, ठीक है। अच्छा, 0.8 है, जाहिर सी बात है फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, अगर तो हम उसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ करने में थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आएगा टोटल कॉस्ट में, ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा। जनरली जनरली हम अज्यूम कर सकते हैं। तो अभी तो हमने फ्रैक्शन में किया, हमें नहीं पता कि हम जो ऑर्डर करने वाले फ्रैक्शन में पॉसिबल है या नहीं है ऑर्डर करना।
ठीक है। बाद आइटम फ्रैक्शन में भी ऑर्डर हो सकते हैं, बाद आइटम जो है फ्रैक्शन में ऑर्डर नहीं हो सकते, लेकिन अभी क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन हमें गिवन नहीं थी, इसलिए हम जो है इसको फ्रैक्शन में ही आंसर लेंगे। ये क्यू नॉट आ गया बेटा। फिर ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ टी नॉट निकालनी है, तो ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ टी नॉट के लिए मैं टी नॉट का फॉर्मूला यूज कर लूँ, या फिर क्यू नॉट अपॉन डी यूज कर लूँ, जो आपको पता है ना कि हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर डी की वैल्यू 1000 रखी है, और ये आ गया 1.87 पंथ। तो ये टी नॉट आ गया, मीन्स कि आपको 1.87 मंथ के बाद दोबारा नया ऑर्डर करना है। हर ऑर्डर जो आपके पास, उसमें टी नॉट का टाइम टी नॉट की वैल्यू जो है आपके पास, ये 1.87 मंथ आई है। जाहिर सी बात है 1.87 मंथ है, उसको डेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 1.87 इंटू 30, तो इससे क्या हो जाएगा, आपके डेज में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने डेज के बाद हमें ऑर्डर प्लेस करना है दूसरा। राइट। तो ये काम कर सकते हैं, करने की जरूरत नहीं है इसे खास, हम इसको डेसिमल में या कंपनी चाहे तो उसे राउंड ऑफ करके यूज कर ले। अगर फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू सही नहीं लगे, जब 2 मंथ ही कर ले, तो 2 मंथ की सूरत में क्या होगा, ऑप्टिमल कॉस्ट तो नहीं आएगी, क्योंकि ऑप्टिमल कॉस्ट हमने निकाली है 1.87 मंथ आई, इसमें कम से कम खर्चा 1.87 मंथ में होगा अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। लेकिन अगर कंपनी इसको राउंड ऑफ करके 2 में कन्वर्ट कर देगी, कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी उसकी, फिर उतनी कॉस्ट नहीं रहेगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अच्छा, टोटल कॉस्ट होगी कितनी, वेरिएबल कॉस्ट, हमें वेरिएबल कॉस्ट पूछिए। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा ही इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट है, मिनिमम टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फिक्स कॉस्ट हम निकालें तो कैसे निकालें, फिक्स कॉस्ट के लिए यहाँ पर हमें परचेज सी नॉट की वैल्यू गिवन ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए ऐसे भी सी नॉट की जरूरत पड़ती है, और सी नॉट इन्होंने परचेजिंग कॉस्ट गिवन नहीं है। तो फिर क्या जरूरत है हम निकालें, सिर्फ वेरिएबल ईयरली कॉस्ट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पूछी वही है हमसे। तो सी नॉट का फार्मूला, टोटल कॉस्ट का फार्मूला ये है, ऑप्टिमल टोटल कॉस्ट का, इसमें वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया 3.74.165 पर मंथ। तो ये आपको पता है पर यूनिट टाइम कॉस्ट होती है ना, तो ये पर मंथ आ गई। अब इसमें यूनिट टाइम हमें क्या था वो देखना पड़ेगा, यूनिट टाइम जो इसमें पर मंथ का था, सबको ही पर मंथ में कन्वर्ट कर लिया था, तो ये जो कॉस्ट आएगी पर मंथ आएगी। अगर मैं वहाँ पे सबको ईयर में कन्वर्ट कर लेता, तो फिर यहाँ पे जो कॉस्ट आती वो पर ईयर आती। गेटिंग इट। तो ये जो आपका 374 रुपीज पर मंथ, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई है। और जाहिर सी बात है, अगर इसको 2 पे राउंड ऑफ करूंगा, तो फिर आपके पास ये कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन भाई बढ़ेगी कैसे, अगर मैं 2 पे राउंड ऑफ करता हूँ, लेट सपोज मैं इसको, कंपनी बोलती है कि भाई हमें 1.87 जो है सही नहीं लग रहा, ये तो बड़ा अजीब सा फिगर आ गया, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको या तो मंथली में वैसे में देते हैं, 2 2 महीने में, आप बताएं किस, तो राउंड हम कहते हैं राउंड ऑफ कर लें भाई, 2 मंथ ले लें। तो उन्होंने बोला भाई हम तो इसको ना 2 मंथ लेंगे, 2 2 महीने बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, कि 1.87 क्या फ्रैक्शन में हम कंप्यूट करें, डेज कंप्यूट करें, हम इसको राउंड ऑफ करके देखते हैं। अब हमें बताएं टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना फर्क पड़ रहा है। तो बेटा 2 मंथ अगर आप टी रखोगे, यानी टी नॉट की वैल्यू 2 मंथ रखोगे, तो अब टोटल कॉस्ट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा। देखो इसके टी नॉट तो यूज ही नहीं हुआ ना, ये तो फिर वही आंसर वही आएगा, 374 ही बनेगा। असल में मसला ये है कि ये जो फार्मूला है, ये बहुत लिमिटेड फार्मूला है। ये लिमिटेड फार्मूला इस सेंस में है कि ये सिर्फ ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ सी निकाल के देता है, जो कि ऑप्टिमल टी नॉट के लिए होती है, और ऑप्टिमल क्यू नॉट के लिए, इन दो के लिए ही फार्मूला निकालता है। इसके अंदर अगर मैं नॉन ऑप्टिमल वैल्यू को प्लेस करूं, तो ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। नॉन ऑप्टिमल के लिए आपको नॉन ऑप्टिमल का फार्मूला, जनरल फार्मूला यूज करना पड़ेगा, और जनरल फार्मूला क्या है बेटा, ये है जनरल फार्मूला। सी टी नॉट इज इक्वल टू के अपॉन टी नॉट प्लस हाफ डी टी नॉट। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है कि आगे आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो ये है के ओवर टी नॉट प्लस हाफ हाफ एच डी टी नॉट, हाफ एच डी टी नॉट प्लस सी नॉट डी, सी नॉट डी, ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके अंदर सी नॉट की वैल्यू तो जीरो रखेंगे, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो उसको तो हटा ही दो। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब बाकी यहाँ पर आप जो है टी नॉट की अगर 2 रखोगे, तो के अपॉन 2, के की वैल्यू कितनी है इसके अंदर, के गिवन है 350, 350 अपॉन 2 प्लस 1/2
एच होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 0.20, और डी कितना है आपके पास, डिमांड रेट 1000, और टी नॉट कितना है 2। अब इसको कंप्यूट करोगे बेटा तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, राइट। ये टोटल कॉस्ट होगी नॉन ऑप्टिमल के लिए। हाँ बेटा, ये आपके पास आ गया 375, 375 पर मंथ। तो ये पर मंथ कॉस्ट आई है। अब देखो ये ऑप्टिमल कॉस्ट कितनी थी, 374.165 पर मंथ। अच्छा, ये रुपीस के अंदर है तो आप लोगों को लगेगा अजीब सा कि रुपीस में तो ये एक पैसे भी कम का फर्क आ रहा है, लेकिन ये डॉलर का फर्क भी हो सकता है, ठीक है। और ये मिलियन डॉलर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम पे। अगर प्रॉब्लम में हो सकता है ये मिलियन डॉलर्स की बात हो रही हो, सारे यूनिट अगर मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लें, होल्डिंग कॉस्ट को ही मिलियन डॉलर में कन्वर्ट कर लें, या $1000 में कन्वर्ट कर लें, ठीक, और सबको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें आप इस तरह से, तो ये आपके पास 374,000 डॉलर, $375,000 का फर्क भी हो सकता है, ठीक है। फिर ये आपके पास प्रोमिनेंट फर्क डिफरेंस बन जाएगा। तो अभी हमने टी को नॉन ऑप्टिमल रखा है, तो बेटा फार्मूला हमने वो यूज किया है, क्योंकि वो नॉन ऑप्टिमल ऑप्टिमल दोनों को निकाल सकता है। और उस फार्मूले के अंदर अगर टी की वैल्यू 1.87 रखूँ तब भी वो सही कंप्यूटेशन कर लेगा। मतलब मैंने ये वाला फार्मूला यूज करने के बजाय अगर नॉन ऑप्टिमल वाला फार्मूला यूज करें तो इसके अंदर, अगर हम 1.87 रखें इस फार्मूले के अंदर, नॉन ऑप्टिमल ये सेम फार्मूला यूज करें और इसके अंदर जो है ना 1.87 रखें, तो वही आ रहा है 374.16, जो कि वही है जो ऑप्टिमल से ऑप्टेन हुआ था, ठीक है। सेम ऑप्टेन हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमल वाला फार्मूला अगर उस वक्त यूज करेंगे जब हमें कंफर्म पता है कि ऑप्टिमल के लिए ही निकालना है। लेकिन अगर आपको मुख्तलिफ टी नॉट्स, मतलब ऑप्टिमल नॉन ऑप्टिमल तमाम पे आप कंपेरिजन करते वक्त हमें यूज करना है, तो बेहतर ये है कि हम ये वाला फार्मूला यूज करें। ये वाला फार्मूला प्लस फिक्स कॉस्ट जो यहाँ मेंशन है ना, ये फार्मूला जिसमें वेरिएबल वाली कॉस्ट है प्लस साथ में फिक्स कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट अगर गिवन है तो यहाँ प्लेस करके हम फिर कर सकते हैं कंप्यूट। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो नॉन ऑप्टिमल जो वैल्यू ये आई है, ऑप्टिमल वैल्यू ये आई है। अभी तो इसमें दिख रहा है बहुत मामूली सा फर्क है, ठीक है। एनीवे, तो ऑप्टिमल हमने निकाल के दे दिया उनको, फ्रैक्शन में निकाला। तो ये थोड़ा इशू है इन्वेंट्री के अंदर कि ऑप्टिमल वैल्यू जनरली राउंड ऑफ होके नहीं आती है, उसको राउंड ऑफ हम करते हैं, और राउंड ऑफ करेंगे तो फिर हमारे पास कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। तो इस तरह से करने हैं इन्वेंट्री के प्रॉब्लम सारे, ये प्रॉब्लम आपको करने हैं और एक्सरसाइज की क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो ये मॉड्यूल 1 है जो मैंने करवाया था आप लोगों को, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, क्लियर है? ओके बेटा, फिर बाकी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला। ओके, अल्लाह हाफिज।